इसलिए हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर एडिशन फॉर टुडे। फ्रेंड्स, ये आज की पहली न्यूज़ रिलेटेड है आने वाले इलेक्शन प्रोसेस से, और जिस इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड ईवीएम मशीन्स को, इस होने वाले इलेक्शन प्रोसेस की इलेक्शन मशीनरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब पिटिशंस को सुनते हुए ये ऑब्जर्वेशंस की हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि ईवीएम मशीन को रिप्लेस कर दिया जाए। ईवीएम मशीन को यूज करने से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके पेपर बैलेट्स के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईवीएम्स पूरे तरीके से एक्यूरेट हैं। फ्रेंड्स, जिन पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन की थी, उन्होंने ये भी बोला था कि फिलहाल ईवीएम से वोट कराए जाने का तरीका, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये पूरा तरीका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर डिपेंड करता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, विच कैनॉट बी वेरीफाइड बाय एवरीवन। जिस तरीके से पेपर बैलेट्स को वेरीफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पिटिशनर्स ने अपनी पिटिशन में यह भी बोला था कि 2019 में इंट्रोड्यूस किए गए वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम को, वीवीपैट सिस्टम को, इसके डिस्प्ले टाइम को और बढ़ा दिया जाए। मतलब, जब कोई वोटर ईवीएम मशीन में अपनी मर्जी का बटन प्रेस करता है और उसके बाद जो वीवीपैट स्लिप डिस्प्ले होती है, पिटिशनर्स की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन थी कि उस डिस्प्ले टाइम को, कि वो पर्ची कितने समय के लिए दिखती है, उसको और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। और पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी पिटिशन की है कि वीवीपैट मशीन की स्क्रीन्स को और पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए। फ्रेंड्स, पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक और जो रिक्वेस्ट की थी, वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन प्रोसेस के बाद जो वीवीपैट स्लिप्स को वेरीफाई करता है, जो करंट प्रोसेस में हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 रैंडम पोलिंग स्टेशंस पर वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम के साथ वेरीफाई किया जाता है। पिटिशनर्स का कहना था कि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को 100% क्रॉस वेरिफिकेशन कर दिया जाए। मतलब, हर एक वीवीपैट स्लिप को हर एक ईवीएम के साथ वेरीफाई किया जाए। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसी एग्जैक्ट टॉपिक पर हम आज एक एक्सप्लेनर पीस को भी कवर करेंगे। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनर पीस, सो स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से, चल रहे इजराइल और ईरान के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से। इस ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो गई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने अपने पिछले एडिशन में भी बात की थी। आज एक बार फिर से इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईरान ने इजराइल पर अटैक्स कर दिए हैं। ईरान ने इजराइल पर लगभग 300 मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट से अटैक्स किए हैं। और जिसके रिटेलिएशन में, जिसके जवाब में इजराइल की मिलिट्री ने ईरान को वार्न भी किया है कि वो रुक जाए, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंस सीवियर होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजन का पता होगा। इसका रीजन है कुछ समय पहले इजराइल के द्वारा सीरिया में लोकेटेड ईरान के कॉन्सुलेट पर किया गया अटैक, जिस अटैक में ईरान के काफी सारे मिलिट्री लीडर्स की जान चली गई थी। और ईरान ने अब अपने द्वारा इजराइल पर करे गए इन अटैक्स को जस्टिफाई किया है ये बोलकर कि उनके द्वारा किए गए ये अटैक्स सेल्फ डिफेंस हैं। फ्रेंड्स, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स भी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि वो पूरे तरीके से इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर कमिटेड है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये क्लैरिटी दी है कि वो इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट पर पूरी दुनिया चिंता में है, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसमें पोटेंशियल है काफी बड़े रीजन को डिस्टेबलाइज कर देने का। और इसीलिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी स्टेटमेंट दी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को यहीं की यहीं रोक दिया जाए और आपस में डिप्लोमेटिक तरीकों को यूज करके तनाव सुलझा लिया जाए। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है GS3 के टॉपिक जियोग्राफी से। ये टॉपिक प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया की प्रीमियर मेट्रोलॉजिकल एजेंसी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा आने वाले मॉनसून का किया गया फोरकास्ट।
तो फ्रेंड्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने IMD ने फोरकास्ट किया है कि आने वाला इस साल का मॉनसून अपने नॉर्मल से ज्यादा होगा। जून से सितंबर के बीच इंडिया भर में जो बारिश होती है, जिसका एनुअल एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर, IMD ने फोरकास्ट किया है कि इस साल मॉनसून में अपने एवरेज से 6% ज्यादा बारिश होगी। फ्रेंड्स, पिछले साल एल नीनियो की वजह से मॉनसून पर इम्पैक्ट था। आई होप आपको पता है कि एल नीनियो से इंडियन मॉनसून पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो पिछले साल एल नीनियो काफी स्ट्रांग था और ये एल नीनियो फिलहाल भी प्रेजेंट है, बट अभी ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, फेड हो रहा है। और IMD ने फोरकास्ट किया है कि जून तक ये एल नीनियो पूरे तरीके से फेड हो जाएगा और ट्रांजिशन कर जाएगा अपने दूसरे पोलर ऑपोजिट ला नीनिया पे। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से एल नीनियो का इंडियन मॉनसून पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ला नीनिया का इंडियन मॉनसून पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ला नीनिया फेज से इंडिया में सरप्लस रेनफॉल होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल होगी। अब इस इवेंट में जो भी होता है, इंडिया का मॉनसून कैसा होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं जियोग्राफी के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक एल नीनियो की। तो फ्रेंड्स, एल नीनियो एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है जो होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, ये इंडिया है और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और बीच में है पैसिफिक ओशन। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक का ईस्टर्न बेसिक, पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड अपने वेस्टर्न साइड के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म रहता है बाय अ मार्जिन ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये वेस्टर्न बेसिन एज यू कैन सी इज वार्मर कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न बेसिन। बट एल नीनियो के केस में ड्यूरिंग द एल नीनियो ईयर्स ये हीट की मार्जिन, ये वार्मथ शिफ्ट हो जाती है अपने ईस्टर्न और सेंट्रल साइड में। द वार्मथ शिफ्ट्स टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। और इसके साथ साथ, इस वार्मथ के साथ साथ, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो एरिया इस तरीके से गर्म होता है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। तो जब ये वार्मथ अपने ईस्टर्न साइड में शिफ्ट हो जाती है तो इसके साथ साथ क्लाउडीनेस और रेनफॉल भी शिफ्ट हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में जो जनरल रेनफॉल का ट्रेंड होता है वो कम हो जाता है। अब एल नीनियो का इंडियन मॉनसून के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक बार इसकी बात करते हैं। तो एल नीनियो कंडीशन अगर होती है तो इंडिया में मॉनसून का ऑनसेट डिले हो जाता है, मॉनसून के बीच जो ब्रेक्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। द मॉनसून वीकन्स एंड द रेनफॉल रिड्यूसेस। तो पिछले साल ये एल नीनियो कंडीशन काफी स्ट्रांग थी, इस साल भी ये कंडीशन प्रेजेंट है, पर ये धीरे धीरे कमजोर हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि थोड़े समय में ये पूरे तरीके से डिसिपेट हो जाएगी और ये एल नीनियो कंडीशन चेंज हो जाएगी ला नीनिया कंडीशन में, विच विल एड द इंडियन मॉनसून। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है GS2 के टॉपिक फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। इसका कॉन्टेक्स्ट है चल रहा ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जिस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने एक कार्गो वेसल को सीज कर लिया था और जिस वेसल के क्रू में मेजॉरिटी ऑफ द क्रू इंडियन था। देयर वर 17 इंडियन क्रू मेंबर्स इन दैट शिप। और इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोशिश है कि इंडियन क्रू को पूरे तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकाल दिया जाए। और अब बात करते हैं इससे रिलेटेड अपडेट की। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स जल्दी ही ईरान के द्वारा सीज किए गए MSC एरीज शिप के क्रू मेंबर से मिलेंगे। MSC एरीज का क्रू, जिसमें से 17 मेंबर्स इंडियन हैं और जो फिलहाल डिटेन्ड हैं ईरान के द्वारा। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि उन्होंने इस इशू को रेज किया है ईरान के साथ और इजराइल के साथ भी, और जल्द ही उन इंडियन क्रू मेंबर्स को फ्री कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के द्वारा मार्च में किए गए गुड्स एक्सपोर्ट्स
और उसका रिलीज किया गया डेटा। तो फ्रेंड्स, मार्च के महीने में इंडिया से होने वाले गुड्स का एक्सपोर्ट पिछले एक साल में सबसे ज्यादा था एंड इट रीच्ड अ हाई ऑफ $41.68 बिलियन। और फ्रेंड्स, इसी पीरियड में इंडिया के द्वारा किए जाने वाले इंपोर्ट्स घट गए हैं बाय अ मार्जिन ऑफ 6%। मार्च में इंडिया के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट्स $57.3 बिलियन थे। नाउ फ्रेंड्स, आई होप आप समझ सकेंगे कि मार्च के महीने में एक जनरल ट्रेंड की तरह ही इंडिया के इंपोर्ट्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स से ज्यादा थे, which should clarify in your mind that India is mostly in a trade deficit situation। पर मार्च के महीने में ये गुड्स का ट्रेड डेफिसिट काफी कम हो गया एंड इट वाज ओनली $15.6 बिलियन, जो कि पिछले 11 महीने में सबसे कम था। फ्रेंड्स, इस डेटा से ये एम्फोसिस मिलता है कि मार्च के महीने में इंडिया का ट्रेड काफी इंप्रूव हुआ है। इंडियाज ट्रेड इन गुड्स has improved, the exports have increased and the imports have decreased, the trade deficit has narrowed। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए हैं इंपोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया में होने वाले नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके, जिन एफर्ट्स से इंडिया के इंपोर्ट्स डिक्रीज हुए हैं। फ्रेंड्स, इस मार्च के महीने में इंडिया में होने वाले गोल्ड्स के इंपोर्ट भी काफी कम हुए हैं। इट इज डिक्रीज्ड बाय 53.6%। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है हर महीने रिलीज किया जाने वाला होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा। तो फ्रेंड्स, मार्च महीने के होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा को रिलीज किया गया है और मार्च महीने में इंडिया के होलसेल लेवल पर प्राइस इन्फ्लेशन पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। इट इज एट वैल्यू ऑफ 0.53%। अब आप सोचेंगे कि ये 0.53% तो काफी कम है, बट इसका रीजन है हाई बेस इफेक्ट। पिछले साल मार्च में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी ज्यादा था और उसके कंपैरिजन में इस साल मार्च में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स 0.53% ही है, बट स्टिल इट इज सिग्निफिकेंट। फ्रेंड्स, मार्च में होलसेल प्राइस इंडेक्स 0.53% था। इससे पहले फरवरी के महीने में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स था एट 0.2%। फ्रेंड्स, अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं इस टॉपिक होलसेल प्राइस इंडेक्स की। फ्रेंड्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा को हर महीने रिलीज किया जाता है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज मंथली। इस डेटा का बेस ईयर है 2011-12 और इस डेटा को जो मिनिस्ट्री रिलीज करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को, पर वो प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को मेजर किया जाता है होलसेल लेवल पर, यानी कि फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, इस लेवल पर जो रेट है वो रेट कितना है, उसमें कितना बढ़ाव हो रहा है, उसमें कितना घटाव हो रहा है। इसी के कंपैरिजन में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो भी प्राइसेस को ट्रैक करता है, पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में प्राइसेस ट्रैक होते हैं रिटेल लेवल पर, आपके और मेरे लेवल पर। हम जब बाजार से और दुकानों से सामान को खरीदते तो हमें क्या प्राइसेस मिलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये मेजर करता है होलसेल लेवल पर। फ्रेंड्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एक इंडेक्स है जिसमें अलग अलग आइटम्स इंक्लूडेड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बास्केट में टोटल 697 आइटम्स हैं। देयर आर टोटल 697 आइटम्स और इन आइटम्स को ग्रुप किया जा सकता है 3 मेजर कैटेगरीज में। पहला है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो कि इस बास्केट का सबसे बड़ा आइटम है। इट हैज 564 आइटम्स। दूसरा है प्राइमरी आर्टिकल्स विच मेक्स अप द 22% ऑफ दिस बास्केट। और तीसरा है फ्यूल एंड पावर विच मेक्स अप द 13% ऑफ दिस बास्केट। दिस you can even see in this diagram. Manufactured products makes up the majority of this index at 64.6%. Primary articles ranks second at 22.2%, and fuel and powers has the smallest share at 13.1%. Friends, now you should know कि wholesale price index में
टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस। और ये इसलिए होता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, गुड्स के प्राइसेस को मेजर करने के लिए ये डेटा और प्योर हो सके, इकोनॉमी की और क्लियर इमेज मिल सके। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है आने वाले जनरल इलेक्शन और उस इलेक्शन में होने वाला वोटिंग प्रोसेस। इस एक्सप्लेनर पीस में बात की गई है कि करंट जो वोटिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से जहां पहले बैलेट पेपर्स यूज होते थे, फिर ईवीएम यूज हुए और फिर ईवीएम्स के साथ साथ अब वीवीपैट मशीन्स भी इंक्लूडेड होती है। इस प्रोसेस की क्या वीकनेसेस हैं और फ्यूचर में इसका क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, आइए लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पिटीशंस चल रही हैं, जिन पिटीशंस में सुप्रीम कोर्ट में ये याचना की गई है कि फिलहाल वोटिंग प्रोसेस में दिखाए जाने वाले वीवीपैट स्लिप्स को पूरे तरीके से 100% तरीके से क्रॉस वेरीफाई किया जाए हर एक ईवीएम मशीन के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट में इन पिटीशंस पर सुनवाई चल रही है। Whatever happens, this remains to be seen. फिलहाल हम इस एक्सप्लेनर पीस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इंडिया के वोटिंग प्रोसेस की हिस्ट्री क्या है, हाउ हैज द वोटिंग प्रोसेस इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 1952 से। इंडिया में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में। तो पहले जो दो जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में और उसके बाद 1957 में, उन जनरल इलेक्शन में जो वोटिंग का प्रोसेस था, उस प्रोसेस में एक ब्लैंक बैलेट पेपर इस्तेमाल किया गया था, जिस ब्लैंक बैलेट पेपर को हर एक कैंडिडेट के लिए सेट किए गए एक बॉक्स में डाला जाता था। मतलब अगर 5 कैंडिडेट्स हैं तो 5 बॉक्सेस होंगे। वोटर को एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा और वो वोटर जिस भी कैंडिडेट को वोट करना चाहे उस कैंडिडेट के नाम के बॉक्स में अपनी स्लिप को डाल देगा। फ्रेंड्स, फिर तीसरे इलेक्शन के बाद से उन ब्लैंक बैलेट पेपर्स को चेंज कर दिया गया और उन बैलेट पेपर्स पर कैंडिडेट के नाम और सिंबल इंक्लूड कर दिए गए और वोटर्स को फिर बोला गया कि आप अपनी मर्जी के कैंडिडेट के नाम के आगे एक स्टैंप लगा दे और फिर अपने इस बैलेट पेपर को बॉक्स में डाल दें। फ्रेंड्स, उसके बाद इंडिया का ये वोटिंग प्रोसेस और इवॉल्व हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंड्स, ये वोटिंग मशीन सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 1982 में ऑन अ ट्रायल बेसिस इन केरलाज असेंबली इलेक्शंस। फ्रेंड्स, इस एग्जैक्ट टॉपिक पर, इस एग्जैक्ट नॉलेज को 2 साल पहले प्रिलिमिनरी में टेस्ट भी किया जा चुका है, जब एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट थी कि ईवीएम मशीन्स को सबसे पहले केरला में इस्तेमाल किया गया था। वो स्टेटमेंट सही थी। तो 1982 में केरला की स्टेट असेंबली इलेक्शन में ईवीएम मशीन को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और फिर साल 2001 में तमिलनाडु स्टेट में, केरला स्टेट में, पुडुचेरी स्टेट में और वेस्ट बंगाल स्टेट में होने वाले इलेक्शन में हर एक बूथ में इन ईवीएम मशीन को डिप्लॉय किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी बात स्टेट असेंबली इलेक्शन की। फ्रेंड्स, फिर 2004 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उन 2004 के जनरल इलेक्शंस में इंडिया की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम को इस्तेमाल किया गया। फ्रेंड्स, उसके बाद इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस का एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप था 2019 में हुए जनरल इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किए गए वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट सिस्टम। इस सिस्टम को इससे पहले ही हुए जनरल इलेक्शन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। वीवीपैट क्या होता है? ये एक सिंपल कंसेप्ट है। जब भी कोई भी वोटर अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट करता है ईवीएम पर बटन को प्रेस करके, वीवीपैट मशीन में जो ईवीएम के साथ ही होती है, कनेक्टेड होती है, वोटर को एक स्लिप दिखती है और उस स्लिप में जो बटन उसने प्रेस किया है वो ही सिंबल होना चाहिए, सो दैट द वोटर कैन बी अश्योर्ड कि जो वोट मैंने दिया है वो ही वोट रिकॉर्ड हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों में किस तरीके से वोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, काफी सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, नेदरलैंड्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में
ईवीएम को एक समय पर इस्तेमाल किया गया था, बट इन कंट्रीज ने ईवीएम के इस्तेमाल को बंद कर दिया है और अब इन देशों में बैलेट पेपर इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंड्स, जर्मनी में भी ईवीएम के इस्तेमाल को बंद कर दिया है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 2009 में। फ्रेंड्स, ब्राजील जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें ईवीएम्स इस्तेमाल होते हैं। सो इट कैन बी सेड कि वेस्टर्न कंट्रीज में ईवीएम्स को इस्तेमाल किया गया, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस दे हैव रिवर्टेड बैक टू द बैलेट प्रोसेस। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईवीएम्स। ईवीएम्स के क्या क्या फायदे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट और कोई भी समझदार सिटीजन नहीं चाहेगा कि ईवीएम प्रोसेस को छोड़कर पुराने बैलेट पेपर सिस्टम पर शिफ्ट किया जाए। आइए ईवीएम्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईवीएम्स ने बूथ कैप्चरिंग को इरेडिकेट कर दिया है, क्योंकि ईवीएम्स में एक फीचर होता है कि हर एक वोट के बीच इतना गैप होना जरूरी है। 1 घंटे में केवल इतने ही वोट दिए जा सकते हैं और इस फीचर की वजह से बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाती। पहले जब ऐसा होता था कि कई सारे पोलिंग स्टेशंस पर कुछ लोग बाहर से आकर, कुछ गुंडे और बदमाश बाहर से आकर कई सारे बैलेट पेपर्स को साइन करके, स्टैंप करके एक साथ बैलेट बॉक्स में डाल देते थे, जिसको बूथ कैप्चरिंग बोला जाता था। ईवीएम मशीन में ये बूथ कैप्चरिंग नहीं की जा सकती। नो वन कैन कंटिन्यूअसली प्रेस बटन्स इन एन ईवीएम, क्योंकि हर एक वोट के बीच कुछ फिक्स्ड गैप होता है, कुछ फिक्स्ड डिले होता है। फ्रेंड्स, ईवीएम्स ने इनवैलिड वोट्स को भी एलिमिनेट कर दिया है, जो पेपर बैलेट्स के केस में होते थे। ईवीएम से पहले जब पेपर बैलेट्स होते थे, उस समय पर कई सारे वोट इनवैलिड होते थे, वेस्ट हो जाते थे, क्योंकि उनमें कुछ डिफेक्ट्स होते थे। कहीं पर स्टैम्प्स में इशू होते थे, कहीं पर कुछ और क्लेरिकल इश्यूज होते थे। फ्रेंड्स, ईवीएम से होने वाला वोटिंग प्रोसेस इको फ्रेंडली भी है। इससे पेपर वेस्टेज भी काफी कम हो गया है, खासकर इंडिया जैसी लार्ज साइज डेमोक्रेसी के केस में, जहां पर 100 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये ईवीएम मशीन एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ज्यादा कन्वीनियंट है पोलिंग ऑफिसर्स के लिए। ईवीएम मशीन का काउंटिंग प्रोसेस फास्ट है और एरर फ्री है। फ्रेंड्स, ईवीएम मशीन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसकी इंटीग्रिटी को और बेहतर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। जिस तरीके से 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया वीवीपैट सिस्टम, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इलेक्शन से पहले जब ईवीएम्स का एलोकेशन होता है, बूथ्स को ईवीएम्स एलोकेट किए जाते हैं, ये एलोकेशन भी पूरे तरीके से रैंडम होता है। और इलेक्शन से पहले एक मॉक इलेक्शन भी होता है, जिस इलेक्शन में ईवीएम और वीवीपैट्स की एक्यूरेसी को भी टेस्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स, जब इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब वोट काउंटिंग का समय होता है, तो पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स को ईवीएम का सीरियल नंबर दिया जाता है, सो दैट दे कैन बी श्योर कि ये वही ईवीएम है जो वोटिंग प्रोसेस के समय इस्तेमाल हुआ था। बट फ्रेंड्स, ईवीएम्स की एडवांटेजेस के साथ साथ काफी सारे ईवीएम्स पर शक भी किए जाते हैं। आइए उनकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, कई सारे लोगों का कहना है कि ये ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह इसको भी हैक किया जा सकता है। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस एलिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि ईवीएम्स पूरे तरीके से स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं। इस डिवाइस को किस ही भी तरीके से किसी और एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन्स को कंप्यूटर्स के साथ या किसी और डिवाइस के साथ किसी पोर्ट की मदद से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से ईवीएम्स आर इम्यून टू एक्सटर्नल हैक्स। फ्रेंड्स, समाज का जो एक वर्ग ईवीएम सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, वो ये भी बोलता है कि फिलहाल जो रूल है, जो ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स को वेरीफाई किया जा सकता है, इस रूल में जो करंट सैंपल साइज है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5 रैंडम ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इस नंबर का कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं है और केवल 5 रैंडमली सिलेक्टेड ईवीएम और वीवीपैट को मैच करने से हो सकता है कि ऐसी मशीन्स जिनमें फॉल्ट हो वो डिटेक्ट ना हो पाए। फ्रेंड्स, जो करंट वोटिंग प्रोसेस है,
इसमें ये डेटा पता चल सकता है कि हर एक बूथ में कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले हैं। और क्योंकि इस डेटा को पब्लिकली शेयर किया जाता है, एक कंसर्न ये है कि इलेक्शन के कैंडिडेट्स या वो व्यक्ति जो इलेक्शन को जीत गया है, वो अपनी जीत के बाद उस एरिया के सिटीजन्स को प्रोफाइल करे और इंटिमिडेट करे। वो कैंडिडेट बोल सकता है कि इस एरिया से मुझे मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले हैं, तो आई विल नॉट सर्व दिस एरिया, बट इस एरिया ने मुझे जिताया है एंड आई विल सर्व दिस अनदर एरिया। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया डिसीजन, जिस डिसीजन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को परमिशन दे दी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को परमिशन दे दी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, आई होप आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में पता है कि ये क्या होते हैं। ये इकोनॉमी का एक सिंपल कंसेप्ट है। फ्रेंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन मतलब बाहर के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बाहर एग्जिस्ट करने वाले ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका काम ही है इन्वेस्ट करना, जो बड़े बड़े अमाउंट में अपने देश से बाहर किसी और कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर की इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स वगैरह। फ्रेंड्स, किसी भी देश में, स्पेसिफिकली इंडिया में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मेजर रोल है एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फ्रेंड्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें तो कि ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स किसी भी तरीके के सिंपल बॉन्ड्स ही होते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू करती है वगैरह। ये ग्रीन बॉन्ड्स भी उसी तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट इशू करती है। बट इन बॉन्ड्स की खास बात होती है कि ये बॉन्ड एम्ड होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जिन पैसे से ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा सके, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सके जो इंडिया की इकोनॉमी को एक लो कार्बन इकोनॉमी बनाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किस तरीके से आरबीआई का ये स्टेप, जिस स्टेप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को परमिशन दे दी है कि वो इंडिया के ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें, तो हाउ विल दिस स्टेप हेल्प इन इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस डिसीजन के बाद जाहिर सी बात कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट के ग्रीन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, और जिससे गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल अवेलेबल होगा, जिस कैपिटल से फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकेगा, ये कैपिटल बढ़ेगा और इंडिया का जो 2070 तक नेट जीरो एमिशन का गोल है उसको और पाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, इस साल जनवरी और फरवरी में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स को पब्लिकली बेचा है, और ये बॉन्ड्स ओवर सब्सक्राइब्ड थे, मतलब इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। पर जनवरी और फरवरी में इन बॉन्ड्स को खरीदा है इंडिया के डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और बैंक्स ने, क्योंकि जनवरी और फरवरी तक तो बाहर के एफआईआईज के पास परमिशन थी ही नहीं कि वो इंडियन गवर्नमेंट के इन ग्रीन बॉन्ड्स को खरीद पाए। और फ्रेंड्स, जब इंडिया के डोमेस्टिक सेक्टर, जिनके पास लिमिटेड पैसा है, वो अपने पैसे को ग्रीन बॉन्ड्स में लगाएंगे, तो गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करना चाहती है अपने जनरल पर्पस के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। और अब जब एफआईआईज को भी परमिशन दे दी है ग्रीन बॉन्ड्स खरीदने की, तो अब ऐसा होगा कि इन ग्रीन बॉन्ड्स को बाहर की एंटिटीज भी खरीद सकेंगे और डोमेस्टिक एंटिटीज, उनका कैपिटल प्रिजर्व्ड रहेगा ताकि गवर्नमेंट और ज्यादा बोरो कर सके। फ्रेंड्स, ये एफआईआईज जो हैं, ये खुद ग्रीन इन्वेस्टमेंट करना चाहती, क्योंकि इन एफआईआईज के ऊपर भी एक दबाव है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट में करे। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सॉवरेन गारंटी के साथ उनके पास ग्रीन बॉन्ड्स खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो ऐसा जरूर करेंगे।
Now that's all for today, friends. See you in the next edition.